था वहां। अरे उस टाइम की आप मूवीज देख लो, जो वो तो एलजीबीटी क्यों आप देख भी नहीं पाओगे, उतना खतरनाक है। वीमार रिपब्लिक की आप देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो मूवीज रिलीज हुई थी। और तो ये जो जो करंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर आप देखते हैं यूके का में टाइमलाइन, आपने बताया टाइमलाइन चेंज हुआ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो यूके क्या प्रीपोन कर रहा है इस समय दर्शकों के लिए, जो नए लोग देख रहे हैं इस बार, जो पुराने हैं उनको सब मालूम होगा, व्हाट इज इट प्रीपोनिंग राइट नाउ? कोलैप्स? देखिए देखिए इसका मतलब ये, आई थिंक हम 2 साल से बता रहे थे कि ये डेड बॉडी को खींच रहे इलेक्शन के रिजल्ट्स तक। तो ये वही चीज है, और मुझे सरप्राइज नहीं हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडेन इस इतनी एज के बावजूद उनको कैंडिडेट बनाया जा रहा है। मतलब वो मतलब चल नहीं सकते, वो उसको नाम अपना याद नहीं है, यू स्टिल मेकिंग इट अ यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो साफ पता लगता है कि somebody else is calling the shots, करेक्ट। राइट? वरना उस एज का पर्सन अपने आप को कैंडिडेट बनाएगा भी क्यों, राइट? जो मतलब जो सोने जा रहा है परमानेंट वाली नींद, वो वो कैंडिडेट बनना चाहेगा भी क्यों? तो ये बड़ा सा अजीब सा है कि समवेयर एल्स इज द पावर, डिसीजन मेकिंग कहीं और हो रहा है, और उसी का झेल रहा है वेस्ट पूरा, क्योंकि पूरा वेस्टर्न अलायंस भुगत रहा है इनके जो डिसीजंस हैं। और पता नहीं वो कभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कभी पता नहीं इंग्लिश का सेंटेंस भी फ्रेम नहीं कर पाते, कुछ गड़बड़ बोलने लगते हैं। तो कभी कभी तो डाउट होता है कि वो सेरेमनी भी सही थी या नहीं, वो ओथ वाली कि कोई और था कि पता नहीं क्या था। तो ऑलमोस्ट लुक्स वेरी स्ट्रेंज। और यूएस में तो ये सब पॉसिबल है बिकॉज सारे पावर्स वहीं बैठे हैं, जिसको जियो इकोनॉमिक पावर्स जिसको बोलते हैं। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी आपको कि शी जिनपिंग की जो कंडीशंस हैं, कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन वाली, जो 50,000 अमेरिकी बच्चे जो इनको भेजने पड़ेंगे, वरना वो जिस प्रकार से डी डॉलराइजेशन करेंगे बहुत ही अगली होगा। उससे अच्छा यही है कि शर्तें मान के 50,000 अमेरिकी बच्चे भेज दिए जाए। और ये क्वेश्चन भी आया कि शी जिनपिंग अमेरिकी बच्चे क्यों चाह रहा है। बहुत साफ है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चों का ही यूज हुआ था एज बार्गेनिंग चिप डॉलराइजेशन के पीरियड के दौरान। तो चाइना भूला नहीं है, वो बोल रहा है वो अमेरिकी बच्चे भेजो आप, वी विल यूज एज बार्गेनिंग चिप, है ना? वो बिल्कुल नहीं भूला है वो पूरा पीरियड, जहां पे अब उनको समझ में आ गया कि चाइनीज लेबर का इस्तेमाल करके उसको जबरदस्ती कम्युनिस्ट कैरेक्टर में कैद किया गया, और सारा फ्री ट्रेड का ट्रांजैक्शन ताइवान और हांगकांग के थ्रू करवाया गया, और बाकी पूरे वर्ल्ड ने फ्रीडम, आर्ट, कल्चर, डांस सब मजे किए, और चाइनीज लेबर का टॉर्चर हुआ वो चीप प्रोडक्ट्स बनाने में। ना उन्होंने प्रॉफिट इकट्ठा किया, अपनी कंट्री पोल्यूट की, बाकी सब मजे कर रहे थे अच्छे क्लाइमेट में। तो आई थिंक अब ये जो रिवर्सल है वो थोड़ा पेनफुल होने वाला है वेस्ट के लिए। तो आज मेमोरियल वीकेंड है अमेरिका में, तो कुछ लोग मेमोरियल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने भी काफी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अभी मैं एक परेड में भी जाने वाला हूँ, और मेरे को स्पीच भी देना है वहां पे, तो मैं कुछ लोग जो मिलेंगे तो उनसे मिलूंगा मैं। लेकिन मेमोरियल डे ऐसा तो नहीं है कि ये शायद आखिरी मेमोरियल डे हो अमेरिका का, कि इसमें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मेमोरियल था या कुछ था, बिकॉज देर इज ए ग्रोइंग कंसर्न विद इन अमेरिका कि एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी हैज टेकन अवे ऑल द पावर, असर्व्ड ऑल द पावर, और बाकी सारी कम्युनिटीज एक स्लेव की तरह काम करती हैं, लेकिन वो सोचती है कि वो अमेरिका के साथ पेट्रियोटिक है। वो एक अजीब तरीके की बीमारी है, मेंटल बीमारी है। व्हाट डू यू थिंक? देखिए इनका बहुत साफ है कि इट इज एन इमिग्रेंट नेशन। तो व्हाइट सेटलर्स जो यूरोप से आए उन्होंने कब्जा किया, और नेटिव्स कहीं दिखाई भी नहीं देते, राइट? गवर्नेंस तो भूल ही जाओ, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देते। तो इन्होंने जिस प्रकार से कॉलोनियल वाइप आउट किया है नेटिव अमेरिकी लोगों का,
उसके बाद मुझे नहीं लगता है यहाँ पे रिजम्पशन या ऐसी कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जितने भी इल्लीगल्स आ रहे हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि भाई पहले तुम निकल जाओ, तुम भी तो बाहर से आए थे, राइट? यही तो बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल वही बोल रहे हैं। वो लोग जिन्हें इल्लीगल्स बोल रहे हैं, वो इल्लीगल्स सामने से बोल रहे हैं, भाई हम भी इमिग्रेंट है तुम्हारी ही तरह, तुम हमको क्यों जाने को बोल रहे हो? तुम पहले निकल जाओ यूरोप। यही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, एटलीस्ट सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है। वो लोग बोल रहे हैं तुम भी तो इलीगली आए थे अमेरिका में, तुम निकलो व्हाइट लोग पहले। तो बड़ा ही क्लैश वाला पीरियड आगे दिख रहा है मुझे इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब हो जाती है तो बाद में फिर क्लैशेस ऑब्वियस है। जब फाइनेंशियल सस्टेनेंस की मुश्किल हो जाती है, जब खाना खरीदने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है, तो फिर आप क्या करोगे? अमेरिकी तो 27% जो लोग हैं लोन लेते हैं सब्जी खरीदने के लिए। करेक्ट, तो क्रेडिट कार्ड। बाकी जो रिच लोग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 5% टॉप के लोग हैं। बाकी का तो चेक पे चेक टू पे चेक जिनका जीवन गुजर रहा है, जब वो ये ले ऑफ और ये पूरा, क्योंकि 8-9% पे तो उनको पता ही नहीं है कि कैसे बिजनेस चलाना। एट राइट। नाइन परसेंट इंटरेस्ट रेट पे कभी कमाई की उनको पता ही नहीं है, 500 साल हो चुके हैं, पैसे कैसे कमाना आता ही नहीं जब। तो वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस के साथ इंटरेस्ट रेट अब कभी आने नहीं है नीचे, स्टेटस गया तो वो इंटरेस्ट रेट भी गया, जो मजे चल रहे थे। तो वेरी डाउटफुल हाउ द इकोनॉमी इज गोइंग टू रिवाइव। तो वही जो 6-7 स्टॉक्स हैं आईटी के जो चला रहा है स्टॉक मार्केट भी, राइट? जब वो बैलेंस शीट जब एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस तरह की अकाउंटिंग अगर भारत या चाइना में कहीं होती तो पूरा टॉप मैनेजमेंट आपका जेल में होता। जो अमेरिका की टॉप 7 कंपनीज बैलेंस शीट में अकाउंटिंग कर रही है, इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन, राइट, और बाकी का जो दिखा रहे हैं, इफ दैट इज द काइंड ऑफ अकाउंटिंग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डज, तो उनको जेल में जाना पड़े। तो ये जब बड़ा गुब्बारा फूटना है आदित्य जी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नहीं, मैं 1.5 साल से 2 साल से प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब से शो कर रहा हूँ, तब से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और और एक मुझे बड़े आश्चर्य की बात लगती है, लोगों के मन में सब कुछ दिखते हुए भी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है। यू हैव सेड इट ओपनली, और स्टिल पीपल आर इन सम इल्यूजन कि कोई ना कोई अमेरिका चाल निकाल के बचा लेगा, कुछ ना कुछ चाल चलेंगे, बच जाएंगे। मतलब व्हाट यू थिंक कि ये जो क्या बोलते हैं इसको, कि द डाइंग मैन्स फैलेसी, कि कहीं ना कहीं से अमेरिका बच लेगा। व्हाट यू से, इस बार क्या चांस है? देखिए नहीं, देखिए एक बात समझे कि जहां डिसीजंस हो रहे हैं, जब आप शब्द अमेरिका इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिकन पब्लिक थोड़ी डिसाइड कर रही है, ना गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। जहां डिसीजन मेकिंग का पावर पड़ा है, उन लोगों ने देख लिया है कि भाई आपके बर्थ रेट जा चुके हैं, तो कंजम्पशन कहाँ होना है, कौन सी ज्योग्राफी में कंजम्पशन होना है। तो वो लोग सब मल्टीपोलर वर्ल्ड में उस प्रकार से लेके जाएंगे जहां पे उसकी करेंसी स्ट्रांग की जाएगी, जहां पे कंजम्पशन है और जो पैसे कमा के परचेस कर सकता है, बाइंग पावर होना चाहिए, जो खुद पैसे कमा रहा है, वैसी ज्योग्राफी चाहिए जो भारत के अलावा बची नहीं है अब। तो जो वर्ल्ड के जो डिसाइड करने वाले लोग हैं, वो तो वैसी ही जगह पे जाएंगे जहां पे कंजम्पशन होने वाला है। बिल्कुल सही उनका बात। फोकस तो यही है कि उसी करेंसी को स्ट्रांग किया जाए तो प्रॉफिट मिलेगा, राइट? करेक्ट। तो उनके लिए तो कंट्रीज आर लाइक पोर्टफोलियो फॉर प्रॉफिट्स। तो जब पूरा निचोड़ लेते हैं तो फिर उस ज्योग्राफी में फिर उनको कोई इंटरेस्ट ज्यादा होता नहीं। अच्छा, स्क्रिप्ट जो मैं बता रहा था कि स्क्रिप्टेड, तो वही पूरा सारा चल रहा है, जो पूरा फार्मर्स को कैसे तबाह किया जा रहा है वेस्ट में, आप देख लो। फूड के अंदर एंजाइम से लेके काउज को कलिंग किया जा रहा है, बोल रहा है कि काउज इज कॉजिंग क्लाइमेट चेंज, तो काउज को मार दो। बेसिकली फार्मलैंड हथियाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल रीसेट के बाद एग्रीकल्चर इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट सेक्टर। करेक्ट। तो फार्मर्स को जानबूझ के वेस्ट में परेशान किया जा रहा है कि वो एग्रीकल्चर छोड़ दें। और ये वही बड़े बड़े ग्लोबलिस्ट हैं जो वो लैंड परचेस कर रहे हैं।
माइक्रोसॉफ्ट में से पैसे कौन उठा के फार्मलैंड परचेज कर रहा है, सबको पता है। सबसे बड़े किसान है आजकल बिल गेट्स। तो एक इसमें एक नाउ कमिंग बैक टू एक एक और दूसरे पॉइंट पे कि जो भारत का जो इलेक्शन चल रहा है, सब पार्टीज इधर उधर बात कर रही हैं, उनको क्या ये डेटा दिखता नहीं है कि जैसे कि और दे आर कोलूडिंग विद दिस वेस्ट टू डिफीट द करंट प्लान। तो ऐसा ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस इन इंडियन इलेक्शंस, ये क्यों चल रहा है जबकि एक प्लान ही चल रहा है कोलैप्स का, एक प्लान कोलैप्स वेस्ट में चल रहा है। व्हाई डू यू थिंक सो इट इज हैपनिंग? देखिए, क्योंकि एक बात आपको समझनी है जो इलॉन मस्क के एपिसोड से हमें समझ में आई, जो आई थिंक पहले टॉक्स में भी हमने डिस्कस किया था कि ये लोग हैबिचुअल नहीं है इस बात के कि वो कुछ बोलेंगे और इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि उनको अमेरिका का एक्सपीरियंस है, उनको भारत का एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे जब उनको बाबूज वाला एक्सपीरियंस होगा ना, सरकारी बाबू वाला, तो ऐसे भाग जाएंगे कि फिर कभी वापस नहीं आएंगे। जिन्हें जिन्हें भगाना होगा उनके ऊपर बाबूस छोड़ दिए जाएंगे। तो कुछ लोग, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको भगाना भी पड़ता है, राइट। तो अगर पता चलता है कि कुछ सैबोटाज वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं वेल्थ लाने के साथ साथ, तो उनके ऊपर बाबूस भी छोड़े जाएंगे कि भाई इनके पीछे लगो। सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि भारत की डाइवर्सिटी उनके बस की बात ही नहीं है, उनको ये समझ नहीं आना, ये ना ये मार्केट समझ में आना है, ना यहाँ की डाइवर्सिटी समझ में आनी है। और क्यों उनको ये नहीं समझ में आना कि उनकी उनके सजेशंस यहाँ पे अप्रूव नहीं हो जाने वाले। स्पेशली ये गवर्नमेंट में तो आप भूल ही जाओ कि आपका उतना बार्गेनिंग पावर रहेगा कि आप डिक्टेट करोगे पॉलिसीज। तो इलॉन मस्क के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब वो, भारत के पास टाइम नहीं है मिलने को, तो श्रीलंका जाके आया, हर हर अलग अलग जगह पे जाके आया, उन सब के लिए टाइम है उसके पास। तो देखिए, बहुत साफ बात है, अगर स्टारलिंक आता है तो डायरेक्ट कंपटीशन है जियो फाइबर के साथ। इलॉन मस्क का अगर स्टारलिंक आता है, इट्स अ डायरेक्ट कंपटीशन विद जियो फाइबर। तो यहाँ पे क्यों उसको एंटरटेन किया जाएगा? या तो वो अपनी कंपनी या तो वो कंपनी भारतीय कर ले अपनी, या तो फिर हमारे बिजनेसमैन उसके अंदर स्टेक ले ले उसकी कंपनी के अंदर। तो वो जो टॉप 50 रिचेस्ट लोग हैं उसमें ऑटोमेटिक हम ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल। राइट। तो यार, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज भारत का एक्सेस आपको क्यों मिलेगा? नहीं मिलेगा इस मार्केट का एक्सेस। तो वही है कि 2030 तक पूरा टॉप मैनेजमेंट सारी कंपनीज का, जिसने सरवाइव करना है, उसका टॉप मैनेजमेंट व्हाइट से एनआरआई, एनआरआई से भारतीय, रेजिडेंट भारतीय, ऑपरेटिंग फ्रॉम भारत। जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि वर्क फ्रॉम भारत इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये बात गांठ बांध ले। और अमेरिका का जो रोल है, एक बात समझ ले, ना रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है, ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने आज तक कभी ये बोला है। जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि अमेरिकन डोमिनेंस इज ओवर। ओवर। बात आई समझ में? इतने सालों में ना रशियन फॉरेन मिनिस्टर ये बोल पाया, ना चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर। ठीक। तो इसका क्या मतलब होता है, आप थोड़ा कैलकुलेशन कर लें, और ये जो इंटरफियरेंस हुई है, इसके रिपरकशंस हैं जो इनको समझ में आ जाएंगे बहुत जल्द। क्योंकि ये जिस प्रकार का इंटरफियरेंस इन्होंने करने की कोशिश की इस बार, जैसे गोल गोल बात करते हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से पॉजिटिव बोलेंगे, फिर रिपोर्ट नेगेटिव आता है, फिर उसका जब कमेंट आता है तो फिर एरिक गार्सेटी वापस कुछ पॉजिटिव बोलता है। ये सब समझ में आता है दिल्ली को। फिर कोई वरना वहां पे सर। ऊपर कोई वहां पे इनोसेंट लोग नहीं बैठे दिल्ली में, ठीक है, सबको सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो वक्त आएगा तो इसका भी जवाब देगा भारत, मुंह तोड़ जवाब देगा, और चीखें निकलेंगी जहां से निकलनी होंगी। फिर जाके यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट ढंग से बिहेव करना शुरू कर देगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और जो यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दोनों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जैसा चलता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन जो प्रिंसिपल, जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करता है, वो करता है मिलिट्री कमांड्स।
सेंटकॉम, पैसिफिक कॉम, ये सब डिसाइड करते हैं। तो उनके देखिए उनका जो आदित्य डिसीजन जी, होता है। हाँ, आदित्य जी, ये रिलेशन में ना, ना से ये सिर्फ कोई डिसीजंस या ये वाले ट्रबल्स की बात नहीं हो रही। ये रिलेशनशिप में एक और भी फंडामेंटल बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कैपिटलिज्म, एब्राहमिक कैपिटलिज्म की बात हो रही है इकोनॉमिक्स की, जिसमें उन्हें लगता है कि मैन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम रिप्लेस करा देंगे मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ। तो हम नहीं चाहते ना, बिकॉज हमारे सनातन इकोनॉमिक्स फॉर्मेट में हम इंसान को ह्यूमन रिसोर्स की ओर वैसे ट्रीट नहीं करते। बिल्कुल। ह्यूमन सेंट्रिक इकोनॉमिक्स मॉडल होता है कि हम नहीं चाहते कि ह्यूमन बीइंग अनप्रोडक्टिव हो जाए, चाहे कितनी भी अच्छी आपकी टेक्नोलॉजी हो, हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ह्यूमन बीइंग का पर्पस, जो बोला जाता है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ। वो ह्यूमन बीइंग से आप छीन नहीं सकते, चाहे कितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी आ गया हो। सो वेस्ट का जो डायरेक्शन है तबाही की ओर, उस डायरेक्शन में हमको कैपिटलिज्म नहीं ले जाने का है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। कल को बोलेंगे हमारे पास ड्राइवरलेस कार्स हैं तो इंडिया में डाल दो, ऐसे नहीं होगा। वी हैव अ पॉपुलेशन टू सर्व। हम कोई अनप्रोडक्टिव उनको बनाना नहीं चाहते। तो किस हद तक मशीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का क्या रोल होना चाहिए ह्यूमन लाइफ में, उसको बैलेंस आउट करके चलना पड़ेगा। ये हम वी कांट डू व्हाट अमेरिका डस, क्योंकि Sure. अमेरिका तो उनकी हरकतें ही कुछ अलग लेवल की है। वो तो सबको अनप्रोडक्टिव बना के, मैं सुन रहा था एक बड़े थे पर्सनालिटी, वेस्ट के ही थे, इसराइल से थे, पता नहीं कहां से। वो बोल रहे थे कि अब ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे, तो उनके हिसाब से ड्रग्स और गेम्स, मतलब जब सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा तो हम क्या करवाएंगे ह्यूमन बींग से। तो उनका आंसर था ड्रग्स और गेम्स। तो ऐसी वाली हरकतों के लिए भारत की बाउंड्रीज ओपन नहीं है। ये सब हरकतें आप वेस्ट में रखो, हमको नहीं चाहिए। नहीं, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की हालत हम देख चुके हैं क्या। ऑस्ट्रेलिया इनकी लैब है जहां ये सारे एक्सपेरिमेंट्स रन करते हैं। हर प्रकार की गंदगी पहले ये ऑस्ट्रेलिया में रन करते हैं, ठीक है। वो हो जाता है, उसके बाद यूके कनाडा में चिपकाते हैं। आपको एक बात समझना है, ऑस्ट्रेलिया में आज ह्यूमन बींग की जगह कुत्तों ने ले ली है। घर के अंदर कुत्ते ज्यादा हैं, ह्यूमन फैमिली मेंबर्स कम है। वो पेट इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स के लिए फैमिली को तोड़ा जा रहा है। हम इसके लिए तैयार नहीं है भाई, ठीक है। सनातन में एनिमल लाइफ के लिए प्रेम बोला गया है, लेकिन मदर फादर हस्बैंड वाइफ और बच्चों के रिप्लेसमेंट के तौर पे कुत्ते नहीं लेके आने के रूम में घसीट के, ठीक। ये बीमारी आप वेस्ट में ही रखो, हमें नहीं चाहिए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट चल गया, डॉग मॉम, डॉग पॉप, डॉग हाँ, फादर। वो रखो वहां पे, फिर इंजेक्शन मारो एक दूसरे को, फिर स्किन के अंदर चिप डालो, ब्रेन के अंदर चिप डालो, आपको जो जो एक्सपेरिमेंट करने करो, यहाँ पे नहीं। नहीं, और इन सबको अक्षय कुमार बनना है कि ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं बार बार, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट ए, उसके अंदर अबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस वर पुट अंडर फ्लोरा एंड फौना एक्ट टिल 2022। मतलब उनको जानवर के जैसा माना वाइप जाता हुआ है, वही कॉलोनियल वाइप आउट, जो ये वही वाइट सेटलर्स आके घुस गए और कंट्री को टेक ओवर कर लिया। है। हाँ, वो कौन से ओरिजिनल है ये वाइट्स? ऑस्ट्रेलिया तो एबोरिजिन्स का था, नेटिव्स का। हाँ। और कैसे वैल्यूएशन ऊपर रखा है वो भी मुझे पता है। लैंड को कब्जा करके रखा है गवर्नमेंट ने। लैंड रिलीज ही नहीं करती तो रियल एस्टेट का नंबर ऊपर हाई पड़ा रहता है। आई नो, मुझे एक एक कंट्री का सारा नंबर कैसे रॉन्ग है वो मुझे सारा पता है। इनकी कंपनीज का भी, वेस्ट की सारी कंपनीज का पता है कि पूरा फ्लॉड है, टोटली होकस पोकस। तो इतना लैंड होने के बाद, इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद भी प्रॉपर्टी रेट्स आर सो हाई। एग्जैक्टली, यू हिट इट। हिट इट। उन लैंड रिलीज ही नहीं की उन्होंने। नहीं किया। मतलब आप चले जाओ। सारे खैर। हाँ। सारे नंबर्स बोगस है। सारी हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज के नंबर्स, करेंसी की वैल्यू बोगस है सारी की सारी। बोगस, टोटल बोगस है। और इसमें वन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर जैसे
मैं थोड़ा-सा टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, न्यू कैटालोनिया। ये जो सारे जो टेरिटरीज़ जो ऑक्यूपाइड लैंड्स हैं, 34 टेरिटरीज़ हैं, आइलैंड्स हैं पूरे विश्व में, ये सारे फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका के हैं। तो क्या क्या पश्चिम को ये डर है कि भारत पूछेगा कि इनमें तो नेटिव लोग रहते हैं, आपने क्यों कब्जा किया हुआ है, आजादी देना चाहिए इनको। डू यू थिंक दैट इज द रीजन व्हाई भारत का सिक्योरिटी काउंसिल पे रोक रहे हैं लोग? नहीं, ये तो आदित्य जी इनको पूछा जाएगा कि व्हाट हैव यू डन विद द कॉलोनियल ऑपरेशन ऑफ द नेटिव्स। ये क्वेश्चन तो आगे जाके आने ही वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये डिबेट शुरू होगी जब ग्लोबल साउथ की सारे कंट्रीज आज अ, सारे के सारे में अवेकनिंग आ चुकी है एक तरीके से। डर इनको सिर्फ भारत का नहीं है, डर इनको इस बात का है कि दिल्ली बाकी सारे 100+ नेशंस को भी जगा रहा है। करेक्ट। ये सिर्फ भारत से नहीं डर रहे। तो ये जो इंटरफेरेंस इसीलिए इन्होंने करा है कि अगर थोड़ी वीक गवर्नमेंट आ जाए तो भारत इतनी स्पीड में ना जाए जिस स्पीड में जा रहा है। तो डर इनको स्ट्रांग गवर्नमेंट का नहीं है, डर इनको ये है कि स्ट्रांग गवर्नमेंट ऐसे ही चलती रही तो 100 से ज्यादा देश भी जाग जाएंगे कि इनका क्या क्या कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। राइट। अभी कल ही मैं देख रहा था, एक जगह लिखा था कि हमने तो ब्रिटेन में कॉलोनीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया। भाई हमारा जीडीपी 27% से 2%, 1% पे आप लेके जाके छोड़ के गए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है उससे, है जो साफ दिख रहा है। जो 27 से 1 पे आ गया उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ गया? ये ऐसे ऐसे मतलब नैरेटिव है। पीपल आर नाउ वेकिंग अप। उनको जरा पूछो जरा जाके कि तुम्हारा जो गोल्डन पीरियड है वो हमारा डिस्ट्रक्शन के साथ ही मैच क्यों होता है वो पीरियड? जरा करेक्ट। पूछो उनको। है गुड पॉइंट।